Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with you with a brand new book that is Longman New Images, a comprehensive course in English, 5th edition, Class 6th, Chapter 1. The name of the chapter is Ruby Bridges, and the theme of this chapter is Human Rights. We'll be talking about the rights that each human being has. So the word for today is trail. The word trail when used as a noun. अब हम इस word को as a noun अगर use करते हैं, noun क्या होता है? Noun is the name of a person, place, animal or thing. It refers to a path. Path यानी कि रास्ता or a route that is followed for a particular purpose. किसी काम को करने के लिए जो रास्ता आप लोग अपनाते हैं उसे हम लोग ट्रेल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रूबी ब्रिजेस सेड, गो वेयर देयर इज नो पाथ एंड बिगिन द ट्रेल. जहाँ से कोई रास्ता शुरू नहीं है वहाँ जाओ और अपना रास्ता खुद बनाओ. नाउ क्रॉस कनेक्ट इज अगेन अनदर वर्ड. ट्रेल जैसा ही है, ट्रेल ही है, बट विद अ डिफरेंट मीनिंग. द मीनिंग ऑफ ट्रेल व्हेन यूज्ड एज अ वर्ब. वर्ब आर योर एक्शन वर्ड्स. तो हम अब इसी ट्रेल वर्ड को एज अ वर्ब अगर यूज करते हैं, इट मीन्स टू पुल समथिंग बिहाइंड समबडी और समथिंग, यूजुअली अलोंग द ग्राउंड. ग्राउंड से किसी को पीछे से खींचते हुए आना. फॉर एग्जाम्पल, डोंट लेट द ड्रेस ट्रेल ऑन द ग्राउंड. हम कभी कभी लॉन्ग ड्रेसेस पहनते हैं तो हमारी मदर हमें बोलती है पीछे से ड्रेस को ऊपर करो, ज़मीन पर घिसने मत दो उसको पीछे की साइड से. तो जब पीछे की साइड से कोई भी सामान ज़मीन पर यानी कि ग्राउंड पर घिसता है या टच होता है उसे ट्रेल कहा जाता है. Let us read about the inspiring life and times of Ruby Bridges and her historic role in the American Civil Rights Movement and the fight for racial justice. Now, racial means जब लोग हमें हमारे कलर के बेसिस पे जज करते हैं, whether we are white, black, brown. एंड सिविल राइट्स मूवमेंट जो था अमेरिका में हुआ था, तो उस टाइम पर रूबी ब्रिजेस नाम की एक गर्ल ने क्या किया था, उसका किस तरीके से उसने पार्टिसिपेट किया था, वो हम इस चैप्टर में रीड आउट करने वाले हैं. डोंट फॉलो द पाथ. दूसरे जो लोग करते हैं आप उसी रास्ते पे मत चलो. Go where there is no path and begin the trail. आप उस जगह जाओ जहाँ पर कोई रास्ता नहीं है और एक नया रास्ता खुद बनाओ. When you start a new trail equipped with courage, strength and conviction, the only thing that can stop you is you. अगर आप एक ऐसी जगह जाके रास्ता बनाना स्टार्ट करोगे, नई जगह, अपनी हिम्मत के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ, कन्विक्शन के साथ, तो फिर तुम्हें कोई दूसरा इंसान नहीं रोक सकता. तुम्हें फिर कौन रोक सकता है? सिर्फ खुद तुम. This beautiful quote by Ruby Bridges sums up her extraordinary courage and determination in bringing about a momentous change that would forever alter the course of American history. अब ये जो ब्यूटीफुल कोट है ये रूबी ब्रिजेस ने लिखा है और इस कोट से उनका जो करेज है, जो हिम्मत उन्होंने दिखाई थी इस अमेरिकन मूवमेंट के वक्त, वो हमें बिल्कुल इससे समझ में आ रहा है. रूबी वॉज द यंगेस्ट ब्लैक चाइल्ड टू अटेंड एन ऑल वाइट एलिमेंट्री स्कूल in the USA during the civil rights movement in the 1960s. She was only 6 years of age. रूबी एक गर्ल थी, ब्लैक चाइल्ड है ये, और ये सभी वाइट लोगों का जो स्कूल था जहाँ पर सिर्फ वाइट लोगों के बच्चे पढ़ने आते थे, ये एक ऐसे स्कूल में पढ़ती थी. और जिस टाइम पर ये उस स्कूल में पढ़ती थी उस टाइम पर सिविल राइट्स मूवमेंट चलता था 1960s में. तब ये सिर्फ 6 साल की थी. Ruby was born into an African American family on 8th of September 1954 in Tylertown, Mississippi.
अब रूबी जो है वो एक अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली में बॉर्न हुई है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 ऑफ सितंबर 1954। सिटी है टाइलर टाउन, मिसिसिपी के अंदर। हर फैमिली हैड लिमिटेड मीन्स एंड रूबी स्पेंट द अर्ली ईयर्स ऑफ हर लाइफ ऑन अ फार्म। इनकी फैमिली के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, तो रूबी का जो बचपन था वो फार्म पर यानी कि खेतों में ही निकला। हर फादर हु वर्कड पिकिंग क्रॉप्स लॉस्ट हिज जॉब। रूबी के जो फादर थे वो क्रॉप्स पिक करने का काम करते थे, लेकिन उनकी जॉब चली गई थी। सो रूबी एंड हर फैमिली हैड टू मूव टू न्यू ऑरलीन्स, लुइसियाना। रूबी के पापा की जैसे ही जॉब चली गई तो रूबी और उसकी फैमिली को न्यू ऑरलीन्स में शिफ्ट होना पड़ा। Ruby's father worked as a janitor and her mother did odd jobs to provide for Ruby and her siblings. Ruby के जो father हैं वो janitor का काम करते थे। Janitor is a person whose job is to take care of buildings. Buildings को संभालने का काम जिसका होता है वो होता है एक janitor। और रूबी की मम्मी छोटे मोटे से काम करती थी जिससे रूबी का और उसके भाई बहनों का काम हो जाता था। The 1950s and 1960s were a period of racial turmoil in the USA. Racial का मतलब होता है it related to the division of humans into different races based on physical characteristics, that is the way you look. And the meaning of turmoil is a state of extreme confusion, जब आपको नहीं पता होता कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। The American Civil War had led to the abolition of slavery a century ago. Racial discrimination continued to exist in various forms in American society. अब slavery यानी कि जब दूसरे लोगों को as slaves, आपका नौकर के तरीके से आप उनको ट्रीट करते थे, ये slavery तो अमेरिका में काफ़ी टाइम पहले ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जब हम लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर और एनीथिंग आप उनके साथ भेदभाव करते हो, उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते हो, देन वी से दैट वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग। तो यहाँ पर सिविल वॉर के टाइम पर ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अभी भी फॉलो हो रहा था, जबकि स्लेवरी काफ़ी सालों पहले ही यहाँ से अबॉलिश हो चुकी थी। Black people faced segregation in their daily lives, especially in southern USA. Segregation is जब लोगों को races के वजह से अलग अलग ग्रुप्स में सेपरेट कर दिया जाता था, उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट कर दिया जाता था। They were forced to use modes of transport, attend schools and churches and go to shops that were separate from the ones used by white people. अब ये जो वाइट पीपल जिन शॉप्स पर जाते थे उनको अलग कर दिया था, ब्लैक लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया जाता था। इवन चर्च और स्कूल भी सब लोगों के अलग अलग थे। दे वर ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट एंड टू ओन अ हाउस। डिप्राइव्ड मीन्स जब आपके पास कुछ चीज़ नहीं होती। यहाँ पर ब्लैक लोगों को वोटिंग का राइट नहीं था, इवन वो खुद का घर भी नहीं खरीद सकते थे। As a result, a movement began in the mid-1950s और इन सभी की वजह से जब आपने वाइट लोगों ने ब्लैक्स को इतना परेशान करा तो 1950s के मिडिल में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। Black people began to protest against racial discrimination. जो ब्लैक लोग थे वो लोग सब प्रोटेस्ट करने लग गए, अपने लिए खड़े होने लग गए कि ये चीज़ें गलत हैं। It was during this period that Ruby Bridges became an unexpected symbol of the rapidly growing civil rights movement. अब धीरे धीरे ये civil rights movement बढ़ रहा था, increase हो रहा था। उसी टाइम पर रूबी ब्रिजेस किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन रूबी ब्रिजेस अनएक्सपेक्टेड तरीके से सिविल राइट्स मूवमेंट का एक सिंबल बनी। उन्होंने लोगों को आगे आकर सपोर्ट करना शुरू करा। In the USA, 1954, the US Supreme Court passed a ruling to end segregation in American schools. 1954 में
यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल पास करा कि अमेरिकन स्कूल्स में सेग्रीगेशन नहीं किया जाएगा, यानी कि वाइट लोगों को अलग नहीं पढ़ाया जाएगा, ब्लैक को पीपल को अलग नहीं पढ़ाया जाएगा, सबको साथ में पढ़ाया जाएगा। स्कूल्स ऑल ओवर द कंट्री वर ऑर्डर्ड टू इंटीग्रेट ब्लैक चिल्ड्रन इन देयर क्लासेस। पूरी कंट्री के लोगों को स्कूल्स को ये ऑर्डर दे दिया गया था कि आप अपने स्कूलों में ब्लैक चिल्ड्रन को भी एडमिशन देंगे। In 1916, black children in southern USA were given a test to determine if they could be allowed to attend all white schools. 1916 में black children को एक टेस्ट दिया गया, अगर वो टेस्ट में पास होते हैं उसी के बाद उनको white लोगों के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। Only 6 children passed the test in New Orleans. सिर्फ 6 बच्चों ने ही उस टेस्ट को पास किया। Ruby was one of them. Ruby उन्हीं 6 बच्चों में से एक थी। Ruby was the only child who was sent to first grade in the William Franz Elementary School, an all-white elementary school in the South. अब क्योंकि रूबी के मार्क्स अच्छे थे, इस वजह से उसे विलियम फ्रांस एलिमेंट्री स्कूल भेज दिया गया था। यहाँ पर सारे वाइट लोगों के बच्चे ही पढ़ते थे। Ruby's father was not keen on her attending the school. रूबी के फादर को इतना अच्छा नहीं लगा रूबी का स्कूल अटेंड करना। He was afraid of the consequences of being a part of the movement. उसके पापा को डर लगता था कि रिजल्ट क्या होगा जब वो इस मूवमेंट का पार्ट बन जाएंगे। However, Ruby's mother, who taught her to stay strong and pray, wanted her to go to the school. रूबी की मम्मी ने उसे हमेशा ये सिखाया था कि आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना है, तो वो चाहती थी कि रूबी स्कूल ज़रूर जाए। She was convinced that her daughter would get a better education there. रूबी की मदर को लगता था कि रूबी को उस स्कूल में बहुत अच्छी एजुकेशन मिलेगी। I wanted it better for my kids than it was for us, so that my kids could go to school and learn. Lucille, Ruby's mother, said in an interview later. रूबी की जो मदर है उन्होंने एक इंटरव्यू में बाद में बताया वो चाहती थी कि उनके बच्चे उनसे ज़्यादा पढ़ाई करें और वो स्कूल जाएं। On November 14, 1960, Ruby walked to her new school for the first time. 14 नवंबर को पहली बार रूबी अपने न्यू स्कूल के लिए चली। She proudly wore her sparkling new uniform and carried her lunchbox. अब न्यू स्कूल है तो न्यू यूनिफॉर्म भी थी, तो वो न्यू यूनिफॉर्म पहनकर और अपना लंच बॉक्स लेकर स्कूल चली गई। Her mother and 4 federal marshals walked with her. Federal marshals, the law enforcement officers whose job is to protect judges and supervise public events. ऐसे 4 ऑफिसर्स भी इनके साथ गए। The marshals were there to protect her on the orders of the federal district judge. Federal district judge ने बोला गया था कि जब तक रूबी स्कूल जा रही है उनको प्रोटेक्ट करो। Angry mobs of white people had gathered to protest the enrollment of a black child at the all-white school. Mobs का मतलब होता है भीड़, लोगों की भीड़। तो लोगों की भीड़, वाइट लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे, अगेंस्ट में थे वो कि एक ब्लैक चाइल्ड का एडमिशन उनके स्कूल में हो गया। They held placards and banners and shouted at her, trying to frighten her. प्लकार्ड्स और बैनर्स होते हैं होर्डिंग्स जो लोग हाथ में लेकर खड़े हो जाते हैं। लोग इस पर चिल्ला रहे थे, इसको डराने की कोशिश कर रहे थे। Ruby entered her school undaunted by the screaming and howling crowd. Undaunted is she was not afraid. Howling is चिल्लाना। लोग इतना चिल्ला रहे थे उसके ऊपर लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरी। But it was an empty building and an empty class that she went to. रूबी जिस क्लास में गई वो क्लास बिल्कुल खाली थी, उसमें कोई नहीं था। White people did not send their children to school in protest of her presence. जो वाइट लोग थे उन्होंने उस दिन अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजा था बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे एक ब्लैक
स्टूडेंट के साथ पढ़ाई करे। मोस्ट ऑफ द वाइट टीचर्स एट द स्कूल रिफ्यूज्ड टू टीच हर। वाइट स्कूल के जो टीचर्स थे वो भी वाइट टीचर्स थे, तो उन्होंने मना कर दिया, हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। ओनली वन ऑफ देम, मिसेस बारबरा हेनरी, वॉज विलिंग टू टीच रूबी। सिर्फ एक टीचर थी, वाइट थी वो भी, उनका नाम था मिसेस बारबरा हेनरी। वो आगे आई और उन्होंने रूबी को पढ़ाया। फॉर सेवरल मंथ्स रूबी वेंट टू स्कूल डिस्पाइट द ग्रोइंग प्रोटेस्ट। काफ़ी महीनों तक रूबी स्कूल गई। लोग प्रोटेस्ट करते थे, ये फिर भी स्कूल जाती थी। शी सैट इन द एम्प्टी क्लास एंड diligently studied under the care of her teacher, Mrs. Henry. वो रोज़ उस खाली क्लास में जाती और diligently यानी कि in a manner जिसमें दिखे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, हार्डवर्क के साथ वो पढ़ाई करती थी और मिसेस हेनरी उसे पढ़ाती थी। Although she was the only student there, she worked hard and did not let the people outside the school affect her studies. क्लास में वो अकेली बच्ची थी, उसके बाद भी लोग क्या कहते हैं, लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, उस बेसिस पर उसने अपनी पढ़ाई पर कोई असर आने नहीं दिया, उसकी पढ़ाई इफ़ेक्ट नहीं हुई उस वजह से। बारबरा हेनरी often reminisced about her experience of teaching Ruby and the impact it had on her. Reminiscent is जब आप पुरानी चीज़ें याद करते हो, अच्छा टाइम। तो बारबरा हेनरी भी याद कर रही थी वो टाइम जब वो रूबी को पढ़ाती थी, तो उस चीज़ का असर, इम्पैक्ट का मतलब असर, उनके ऊपर क्या होता था। रूबी would enter the room as if a guardian angel had just placed her down, and then in her lovely outfit she'd come to greet me as her gentle smile broke and her beautiful eyes looked up with a sense of wonder for whatever adventure would be ours that day. रूबी को देखकर उनको ऐसा लगता था जैसे एक गार्डियन एंजल है, अभी अभी धरती पर आई है, बहुत प्यारी सी आउटफिट पहने, आउटफिट यानी कि कपड़े पहने, टीचर की तरफ स्माइल करते हुए और आँखों से जैसे वो पूछ रही है कि आज हम क्या करने वाले हैं। Of all the truly marvelous happenings of our successful year, the above are forever memories. बहुत सी चीज़ें इन्होंने पढ़ी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इनके दिमाग में यादें बनकर आज भी हैं। After a few months, some white children returned to school. कुछ महीनों बाद कुछ white children वापस से स्कूल आ गए। However, they were separated from Ruby, who continued to study alone. लेकिन उसे रूबी से अलग बिठाया जाता था और रूबी अभी भी अकेले ही पढ़ाई करती थी। But soon, Mrs. Henry brought some of them to Ruby's class. लेकिन जल्द ही मिसेस हेनरी कुछ बच्चों को रूबी की क्लास में लेकर आ गई। After a year had passed, more black children started attending the elementary school. जैसे जैसे एक साल बीत गया, कुछ और ब्लैक बच्चों ने उस स्कूल में एडमिशन ले लिया। Perhaps it was Ruby's courage and resilience that inspired other black families to allow their children to go to these schools. हो सकता है कि ये रूबी का ही करेज यानी कि हिम्मत हो और resilience is the ability to recover quickly. कुछ बुरी चीज़ आपके साथ हो और उसके बाद भी आप वापस से हैप्पी होकर वापस आओ, तो रूबी ऐसी ही थी। तो शायद इस वजह से बाकी ब्लैक फैमिलीज़ भी इंस्पायर हो गई और उन्होंने भी अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजने को अग्री कर लिया। The new concept of black and white children attending school together started becoming normalized. फिर धीरे धीरे ब्लैक और वाइट बच्चों का साथ में पढ़ना नॉर्मल होता गया। लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। Ruby's experience was one of the starting points of the civil rights movement that was sweeping over the country. अब ये रूबी का जो एक्सपीरियंस था, ये तो बस शुरुआत थी उस सिविल राइट्स मूवमेंट की जो धीरे धीरे पूरी कंट्री में आ रहा था। Black people everywhere began to hold protest and organize movements to end racial discrimination. हर जगह जो ब्लैक लोग थे वो प्रोटेस्ट करने लगे, मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करने लगे कि किसी तरह ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो सके।
The movement succeeded in the landmark passing of several acts granting black people their rights and ending segregation all over the USA. और इस मूवमेंट को सक्सेस भी मिली जब धीरे धीरे बहुत सारे इनके फेवर में एक्ट्स पास हुए, ब्लैक लोगों को राइट्स मिलना शुरू हुआ और पूरे यूएसए से ये सेग्रीगेशन, लोगों को अलग अलग रखना, ये सेग्रीगेशन ख़त्म हो गया. Ruby graduated high school and worked as a travel agent for several years. रूबी ने अपना हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एज अ ट्रैवल एजेंट वो काम करने लगी. Although her name had been added to the annals of the civil rights movement, her story was almost forgotten by the American public. Annals mean official records. Official records में तो इसका नाम ऐड किया गया था, लेकिन लोगों के दिमाग से इसका नाम हमेशा के लिए हट चुका था, लोग भूल गए थे इसको. In 1995, she gained prominence again when Robert Coles published his children's book, The Story of Ruby Bridges. 1995 में रॉबर्ट कोल्स ने एक स्टोरी लिखी बच्चों की बुक के लिए और वो स्टोरी थी रूबी ब्रिजेस की. उस टाइम पर इनको वापस से इम्पोर्टेंस मिला, लोगों को फिर याद आई ये स्टोरी. Coles, a child psychologist, had provided counseling for Ruby and her family during their traumatic experience. एक साइकोलॉजिस्ट थे कोल्स. साइकोलॉजिस्ट इज अ पर्सन जो लोगों के माइंड को स्टडी करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि कोई इंसान अगर इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है. तो वो उसको साइकोलॉजिस्ट उनको काउंसलिंग करते थे और रूबी को और उसकी फैमिली को उस टाइम पर काउंसिल करते थे, यानी कि एडवाइस देते थे जब उसके साथ बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट हो रहा है. ट्रॉमेटिक इज़ बहुत बुरा टाइम में उसको एडवाइस देते थे वो. रूबी सेट अप द रूबी ब्रिजेस फाउंडेशन in 1999 with the royalties that she received from the Coles book. रूबी ने एक रूबी ब्रिजेस फाउंडेशन सेटअप किया 1990 में, जो रॉयल्टीज़ उन्हें मिली कोल्स की बुक की वजह से. रॉयल्टीज़ मीन्स द पेमेंट मेड टू ऑथर्स और अदर पीपल व्हेन देयर बुक्स और वर्क्स आर सोल्ड. अब रूबी के बारे में स्टोरी थी, तो जब वो बुक मार्केट में बिकती थी, उन्हें लोग खरीदते थे, तो रूबी को भी उससे पैसे मिलते थे. शी ऑल्सो टूर्ड द कंट्री, स्पोक अबाउट हर एक्सपीरियंसेस supporting racial equality, tolerance and the importance of education in schools and colleges. उन्होंने पूरी कंट्री ट्रैवल करी, लोगों से बातें करी, सोशल और ये रेशियल इक्वालिटी के लिए खड़ी रहीं और उन्होंने बात भी करी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है स्कूल्स और कॉलेजेस में. Today, Ruby is recognized as an iconic civil rights activist who showed extraordinary courage and stood up against racial discrimination at a very young age. आज हर रूबी को जब जाना जाता है तो रूबी के बारे में सबको यही पता है कि वो एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, लोगों के लिए लड़ती थी, अपना करेज दिखाती थी और इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी एट अ वेरी यंग एज, जब ये बहुत छोटी थी. Each and every one of us is born with a clean heart. We keep racism alive. We pass it on to our children. We owe it to our children to help them keep their clean start, advocates Ruby. रूबी ने बोला, जब हम लोग बॉर्न होते हैं तो हम लोग सब क्लीन हार्ट के होते हैं, उसके बाद लोग एक दूसरे को सिखाते हैं अबाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो अगर ये सारी चीज़ें हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो उनका हाथ हमेशा क्लीन ही रहेगा. Discrimination against certain races and communities continue to exist in modern society. Modern society यानी कि आज के टाइम पे कुछ races, कुछ communities के खिलाफ आज भी discrimination होता है. The Black Lives Matter is a political and social movement to combat any form of racially motivated violence against Black people. The Black Lives Matter.
ये एक पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट था जो कि कॉम्बैट करने के लिए बनाया था, लड़ने के लिए बनाया था अगेंस्ट एनी रेशियली मोटिवेटेड वायलेंस। रेशियली यानी कि लोगों के फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर अगर कोई भी इनइक्वालिटी होती थी ब्लैक पीपल के साथ, उसके लिए हमने ये मूवमेंट बनाया था। रूबी ब्रिजेस along with Rosa Parks and Martin Luther King Jr. continues to inspire new generations of young black people and other people of color to protest racial inequality and to fight for their basic human rights. रूबी ब्रिजेस जैसे लोग, रोज़ा पार्क्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे लोगों को, छोटे बच्चों को, यंग ब्लैक पीपल को, इनको कन्विंस किया, इंस्पायर किया, प्रेरणा दी कि जब भी आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहीं देखो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ और लड़ो, बिकॉज सब इंसान को उसका राइट मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। With this, your chapter 1 is completed. I hope you understood it. If you're having any doubt, you may write me in the comment section below. If you want to contact me, my email ID is provided in the description box. If you haven't subscribed to my channel, kindly subscribe and hit the bell icon. Thank you so much.